Hello dear student. In our last video we have completed the ionization of base and acid, weak acid and weak base. Now in this video, in this lecture we are going to continue with ionization constant, okay, or dissociation constant, and pH of weak acid, pH of weak base, or pH of acid and base, and neutral substances we will see here. Okay, so what is pH? What is pH? pH is defined as the negative logarithm of to the base 10 of the concentration of H plus ion in the solution. Okay, और concentration का unit should be mole per dm cube. concentration का unit क्या होना चाहिए? mole per dm cube. ओके, अब pH स्केल और pH क्या होता है? हाइड्रोजन आयन पोटेंशियल. सॉल्यूशन में अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसमें H प्लस आयन कितना प्रेजेंट है? ओके, डिसोसिएशन के बाद H प्लस आयन कितना फॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? pH ऑफ दिस सॉल्यूशन. ओके, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स मीन H3O प्लस, ओके, in mole per dm cube, sometime it is convenient to express it on logarithmic scale. okay, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना, वैल्यूज लिखना इजी होता है, कन्वीनियंट होता है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लिखना, कॉन्सेंट्रेशन को अलग अलग लिखने से हाइड्रोनियम आयन मीन्स H3O प्लस, और हम H प्लस आयन बोल सकते हैं या H3O प्लस आयन बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एक्वियस सोल्यूशन में अगर हम डिजोल्व करेंगे तो H3O प्लस आयन्स फॉर्म होंगे. अब उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो हम देखेंगे. सी हियर, अभी हमने pH को डिफाइन किया. pH इज माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. ठीक है, डिसोसिएशन के बाद क्या होगा? डिसोसिएशन के बाद अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो बेस है तो OH माइनस आयन फॉर्म करेगा, एसिड है तो H प्लस आयन फॉर्म करेगा. ठीक है, तो हम बेस के लिए भी बोल सकते हैं. बेस का क्या होगा? सिमिलरली POH, बेस है तो हम POH of solution can be defined as the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of OH minus ion in the solution. OH minus ion वाटर में दोनों भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो आप POH बोल सकते हैं या pH बोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम pH निकालते हैं. वाटर का pH, सोल्यूशन का pH, एसिडिक है कि बेसिक है. ठीक है, और pH स्केल पे जो वैल्यूज होती है वो हम मैक्सिमम वैल्यू जो है 14 तक है. ठीक है, और न्यूट्रल स्पीशीज जो है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस जो है, न्यूट्रल सोल्यूशन की वैल्यू होती है 7, pH की वैल्यू 7 होती है. ठीक है, और अगर 7 से लेस वैल्यू आ रही है तो pH क्या होगा? एसिडिक, और मोर देन 7 pH बेसिक. ये तो कॉमन चीज़ है, ये पता होना चाहिए. ठीक है, रिलेशन क्या है pH में और POH में? ठीक है, हाइड्रोक्साइड जो है पोटेंशियल एंड हाइड्रोजन का जो H प्लस आयन है, pH एंड POH का क्या रिलेशन है? लास्ट वीडियो में हमने आयोनिक प्रोडक्ट देखा है, वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट. क्या था वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट? वो टॉपिक ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, क्या है? KW से हम इसको डिनोट करते हैं. आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो अगर न्यूट्रल स्पीशीज है और 298 पे आयोनिक प्रोडक्ट क्या आ रहा था हमारा? 10⁻14 आ रहा था. 10⁻14 आयोनिक प्रोडक्ट आ रहा था, 10⁻14. ठीक है, KW का वैल्यू है 10⁻14, 1 इंटू 10⁻14. ठीक है, अगर हम इक्वली इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इक्वल देंगे, इधर प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻7 इंटू 10⁻7 इज इक्वल्स टू 10⁻14. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज 10⁻7 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज 10⁻7 इज इक्वल्स टू 10⁻7. अगर हम इक्वल बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है H3O प्लस का एंड OH माइनस का,
इक्वल कॉन्सेंट्रेशन किस में हो सकता है? एसिड में नहीं पॉसिबल है, बेस में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन न्यूट्रल सब्सटेंसेस में पॉसिबल है, न्यूट्रल सोल्यूशन में पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो क्या किया है इस इक्वेशन को, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ द साइड वी कैन राइट, ओके, log to the base 10 of concentration of H3O plus log of OH minus ion is equals to -14। यहाँ पे log लिया है तो क्या आ जाएगा -14। कैसे? log of 10 raised to -14 होगा -14 इंटू 10, और log of 10 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे -14, ओके। माइनस वैल्यू, अभी इधर क्या किया है, साइन चेंज किया इक्वेशन का, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या किया है प्लस साइन लगाया, ओके, इसको ब्रैकेट में लिया। देन ये -14 का वैल्यू जो हो जाएगा +14 होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या किया है, माइनस लॉग ऑफ H3O प्लस आयन, अभी हमने बताया H3O प्लस बोल सकते हैं या फिर H प्लस आयन, ये इसको हम क्या डिफाइन किया अभी pH, ओके, एंड माइनस लॉग ऑफ OH माइनस जो है POH। तो न्यूट्रल स्पीशीज में दोनों इसका pH क्या हो जाएगा फिर 14 होगा, अभी हमने बताया, मतलब 7 इधर और 7 इधर इक्वली, ठीक है। इसको और भी डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया सी है, ओके। देखो एसिडिक का जो है pH लेस देन 7, बेसिक का pH मोर देन 7 एंड न्यूट्रल सोल्यूशन का pH क्या होता है 7, ओके। कॉन्सेंट्रेशन का कंडीशन है मोल पर लीटर, क्या होना चाहिए मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी इसका यूनिट होना चाहिए मोल पर लीटर्स में। आयोनिक प्रोडक्ट अभी बताया हमने 10⁻⁻14 होता है, ओके। न्यूट्रल में अभी बताया कि 10⁻⁻7 इक्वल होगा कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर एसिड है तो क्या होगा, सी है, एसिड है तो H3O प्लस, मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। एसिडिक सोल्यूशन है मतलब H प्लस आयन देगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस आयन इन एसिडिक सोल्यूशन। तो OH माइनस का अगर 10⁻⁻7 है तो 10⁻⁻7 से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, यस, 10 ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस में वैल्यू क्या जाएगा फिर 10, क्या क्या पॉसिबिलिटी है 10⁻⁻7 से बड़ा वैल्यू की क्या पॉसिबिलिटी है, 10⁻⁻6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। ये वाली वैल्यूज आ सकती है, इससे ग्रेटर वैल्यू 10⁻⁻7, माइनस में है पावर, सी पावर जो है माइनस में है इसलिए -6, ये सारी वैल्यूज जो है 10⁻⁻7 से ग्रेटर है, ठीक है। अब इसका pH निकालेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा 6, 5, 4, ठीक है, अकॉर्डिंगली H3O। तो pH जो है एसिडिक सोल्यूशन का क्या होता है 7 से लेस होता है वैल्यू, ठीक है, मोर एसिडिक रहेगा, जितना पीछे जाएगा वैल्यू मोर एसिडिक रहेगा। सेम फॉर बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा बोलो, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, 10⁻⁻7 से ग्रेटर होगी वैल्यू इसकी, यहाँ पे आना चाहिए था 10⁻⁻7 ग्रेटर वैल्यू होगी। तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 10⁻⁸, -9, सॉरी स्मॉलर वैल्यू होगी 10⁻⁸, -9, -10, ओके। तो बेसिक सोल्यूशन का pH जो होता है 7 से ग्रेटर होता है, तो मतलब 8, 9, 10 इस तरह से हमारी 14 तक वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका जो है वैल्यू क्या होगा 7 से ग्रेटर होगा बेसिक सोल्यूशन के लिए। तो pH किस पे और pH डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ओके, कभी कभी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सी हमने बताया था कि इधर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी टेम्परेचर पे। 298 पे हमेशा जो है आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है 10⁻⁻14, टेम्परेचर चेंज किया तो आयोनिक प्रोडक्ट चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। अब pH को समझने के लिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल के तौर पे हम फाइंड करेंगे, फाइंड द pH ऑफ मिक्सचर। अभी हमने क्या किया है सिंगल एसिड, वीक एसिड और बेस का देखा, सॉल्ट का हम
पीएच नहीं देखेंगे। सॉल्ट का हम हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमने देखा, अभी उसके पीएच देखा, एसिडिक बेसिक का पीएच क्या होता है। सॉल्ट के लिए हम हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। इधर हम मिक्सचर का पीएच, अगर दो एसिड प्रेजेंट है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10⁻⁻2 मोलार HCl है 1 लीटर, ओके। और नाइट्रिक एसिड HNO3 2 लीटर है उसका वॉल्यूम, और उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10⁻², हाँ 10⁻² मोलार। तो हमको क्या फाइंड करना है, पीएच ऑफ मिक्सचर, ये दोनों मिक्सचर पीएच फाइंड करना है। देखो सोल्यूशन जो है ये 1 लीटर है, ठीक है, और ये 2 लीटर है, मतलब टोटल वॉल्यूम क्या होने वाला है 3 लीटर, ठीक है। समझ में आ गया, मिक्सचर है, एक 1 लीटर का है और एक 2 लीटर का है, तो टोटल वॉल्यूम जो होने वाला है वो क्या होगा 3 लीटर, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी का क्या पहले फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमको n का वैल्यू नहीं पता है, मोलैरिटी का वैल्यू पता है, HCl के लिए 10⁻², HNO3 के लिए भी 10⁻², ठीक है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट हम HNO3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, n का वैल्यू हमने पुट किया है, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, वॉल्यूम हमने 2 रखा है, ठीक है, और 10⁻² मोलैरिटी है, तो ये वॉल्यूम उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 × 10⁻² आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, किसके लिए HNO3 के लिए। सेम फॉर HCl के लिए आएगा n/v = m। n हमको फाइंड करना है तो m × v करेंगे हम, 10⁻² इंटू वॉल्यूम क्या है 1, 10⁻² इंटू 1 = 10⁻²। नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया है 10⁻²। तो हमने पहले क्या किया है, नंबर ऑफ मोल फाइंड किया है, ठीक है। अब हम टोटल नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करेंगे, मिक्सचर है तो इसका n का वैल्यू एंड इसका n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 2 × 10⁻² प्लस 10⁻², तो 10⁻² क्या आ गया है कॉमन, 2 + 1 3, तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या आ रहा है हमारा 3 × 10⁻² मोल्स, ओके। और टोटल वॉल्यूम है 3 लीटर। हमको फाइंड करना है पीएच फाइंड करना है, ठीक है, इसीलिए इतना सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं, पीएच फाइंड करना है। पीएच में क्या आने वाला है, तो कॉन्सेंट्रेशन आने वाला है, किसका कॉन्सेंट्रेशन आने वाला है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आने वाला है, ठीक है। तो H प्लस के लिए हमको ये कितने H प्लस आयन दे रहा है और ये कितने H प्लस आयन दे रहा है, पहले हमको टोटल फाइंड करना होगा कॉन्सेंट्रेशन उसका, फिर वो कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू हम पीएच वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। C = n/v, n हमने टोटल n कैलकुलेट किया है 3 × 10⁻², टोटल वॉल्यूम इज 3 = 10⁻² मोलार, 3 कैंसिल होगा, क्या आ रहा है इधर 10⁻² मोलार कॉन्सेंट्रेशन। फिर पीएच का हम फॉर्मूला लिखेंगे -log ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो -log log ऑफ 10⁻² क्या आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा आपका 2। कैसे, ये पावर में जो है -2 उसको हम लिखेंगे -2 × -log ऑफ 10, ओके। log ऑफ 10 क्या होगा 1, और 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, माइनस साइन कैंसिल, ओके। नेक्स्ट ये वाले फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। M1V1 जो है मोलैरिटी है, वॉल्यूम है, M2V2 सेकेंड वाले एसिड के लिए वॉल्यूम है, मोलैरिटी है, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के बाद पीएच वाले फॉर्मूले में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पुट करना है और पीएच कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट, तो पीएच तो न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट, द डिक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेशन बोल सकते हैं, बोथ हैविंग अ कॉमन आयन, ओके। क्या होगा देखो कॉमन आयन इफेक्ट, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है। दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हमने बीकर लिया है उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, HCN यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है वीक एसिड का, वीक एसिड का एग्जाम्पल लिया है HCN।
HCN में हमने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जो कि सॉल्ट है KCN। क्यों KCN स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है? क्योंकि इसमें K है पोटेशियम और KOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। KOH ये स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है K, ठीक है, इसलिए KCN जो है क्या है? स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है वो। तो वीक एसिड है अगर, तो उसका डिसोसिएशन क्या होगा? पार्शियली डिसोसिएटेड होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा, ठीक है, H प्लस प्लस CN माइनस आयन फॉर्म करेगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिलेगा हमको क्योंकि वीक एसिड है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग जो है कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, K प्लस प्लस CN माइनस। अब दोनों को हमने मिक्स किया है, तो देखो मिक्स करने के बाद वो क्या बोल रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट का प्रिंसिपल क्या है कि जो इसका डिसोसिएशन है वो कम होता है। किसका डिसोसिएशन? वीक एसिड का डिसोसिएशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब जितना डिसोसिएट हो रहा था, फॉरवर्ड रिएक्शन जितना जा रहा था, अब वो कम होके रिएक्शन किधर शिफ्ट होने लगता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है, मतलब HCN की तरफ शिफ्ट होगा रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? तो इसमें सी हियर CN, इसमें भी CN प्रेजेंट है, कॉमन आयन यही है CN दोनों में, ठीक है। यहाँ पे कॉमन इफेक्ट लिखा है, कॉमन आयन इफेक्ट होना चाहिए, कॉमन आयन इफेक्ट। CN जो है दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन आयन क्या है? CN। तो CN क्या अभी सोल्यूशन में किसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा? CN का, क्योंकि दोनों सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? CN प्रेजेंट है, ठीक है। तो CN का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और CN का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे भी CN का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट होता है? जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, ठीक है, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? इक्वल हो। लेकिन क्या हो रहा है? जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऐड कर रहे हैं CN का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। अब क्या होना शुरू होगा? रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगा क्योंकि CN का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है ये ऐड करने पर। तो अब रिएक्शन जो होगा शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, रिएक्शन HCN की तरफ। CN इंक्रीज होगा तो CN H के साथ रिएक्ट करके HCN फॉर्म करने लगेगा। समझ में आ गया? मतलब जितना इजीली डिसोसिएट हो रहा था, जितना हाईली डिसोसिएटेड था, अब वो उतना नहीं होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ओके, पार्शियली डिसोसिएटेड सॉल्वेंट का। तो यही है कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। CN कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजिंग, ओके, therefore equilibrium get disturbed and reaction goes to backward direction, equilibrium shift backward direction में reaction shift होता है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक वीक बेस है, और NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, ठीक है। NH4Cl क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि Cl कहाँ से आ रहा है? HCl से, ठीक है, और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड से ये सॉल्ट बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसमें क्या कॉमन आयन है? फर्स्ट जो है वीक बेस जो है पार्शियली डिसोसिएट होगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होगा, ठीक है। और NH4 प्लस जो है इसमें कॉमन है, NH4 क्या है? कॉमन, तो NH4 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, फिर से सेम रिएक्शन जो है पीछे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। तो ये जो है कॉमन आयन इफेक्ट, कि कॉमन आयन प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये और एक प्रिंसिपल हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, ली चैटरल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जब हम लेफ्ट हैंड साइड, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है अगर, तो कॉन्सेंट्रेशन राइट और लेफ्ट पे मैंने बताया इक्वल होता है, रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शन में जाती है। जब हम कॉन्सेंट्रेशन का एक तरफ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन के अदर हैंड पे, रिएक्शन के अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे हम, तो प्रोडक्ट साइड पे भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो रिएक्टेंट के साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है दोनों में। यही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग
अगर हम प्रोडक्ट की तरफ कुछ CN अगर हम ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, किधर शिफ्ट हो रहा है रिएक्शन, HCN के पास शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर HCN का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो हम CN ऐड करेंगे रिएक्शन में। तो ये ली चैटरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है और उसी का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा है, ओके। सो नेक्स्ट इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? फर्स्ट, बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड टू मेंटेन द pH ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर pH में हमको ड्रास्टिक चेंज नहीं चाहिए, सॉल्यूशन में अगर कोई हम एसिड ऐड करते हैं, बेस ऐड करते हैं, तो सॉल्यूशन का pH चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम वो बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट drastic changes in pH when a small amount of strong acid and strong base or water is added to it, okay। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन जो है ये किसको, वाटर या हम वाटर ऐड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, तो वो pH में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। कितने टाइप के होते हैं बफर सॉल्यूशन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर and basic buffer. Acidic buffer used to maintain an acidic pH while basic buffer maintains alkaline pH और basic pH, ठीक है। A solution, अब acidic buffer क्या होता है और basic buffer क्या होता है? Acidic buffer होता है a solution containing weak acid and its salt with strong base is called as an acidic buffer solution। क्या होना चाहिए? weak acid होना चाहिए, ठीक है, और यही weak acid का सॉल्ट होना चाहिए जिसके साथ बेस क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। ये हम देखेंगे डिटेल में। अब बेसिक बफर में क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड इज बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। सी, हमने अभी बताया आपको कि एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है। एसिडिक बफर में क्या होता है? वीक एसिड होना चाहिए प्लस सॉल्ट होना चाहिए। सॉल्ट कैसा होना चाहिए? सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस का एलिमेंट होना चाहिए और वीक एसिड का एक एलिमेंट होना चाहिए। वीक एसिड का एलिमेंट यही होना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए। ये वीक एसिड इसमें कॉमन होना चाहिए दोनों में। सी, हमने वीक एसिड का एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड, CH3 एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा? CH3COONA, ठीक है, CH3COONA। कैसे फॉर्म होगा ये सॉल्ट? हम रिएक्शन करेंगे एसिटिक एसिड का NaOH के साथ, तो ये बनेगा CH3COONA। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, CH3CO वीक एसिड है, और ये वीक एसिड यही हमको लेना है। मतलब दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? CH3COO-, कॉमन आयन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन में कॉमन आयन प्रेजेंट होना चाहिए, इसीलिए हमने पहले कॉमन आयन का टॉपिक लिया है, देन बफर सॉल्यूशन पे गए, क्योंकि बफर सॉल्यूशन में अगर कॉमन आयन नहीं प्रेजेंट है तो वो बफर सॉल्यूशन वर्क नहीं करता है, कॉमन आयन प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? देखो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट, JNaOH हो गया, KOH हो गया, और उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है। सेकेंड और भी एग्जाम्पल हो गया, HF का एग्जाम्पल लिया है हमने, ये वीक एसिड है, उसका बेस क्या बनेगा? NaF, ठीक है। एक एलिमेंट आ रहा है F और इधर भी F, क्या है? ये कॉमन आयन है, और NaOH से आ रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्ट इसके होना चाहिए और एक वीक एसिड, दोनों का जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर। हम यहाँ पे एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, ओके। कॉमन आयन शुड बी देयर, कॉमन आयन होना चाहिए इधर, ओके। इफ द गिवन सब्सटेंस कैन चेंज इटसेल्फ इनटू वीक एसिड एंड अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, देन द सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बफर। अब देखो, हमने तो इधर डायरेक्ट डेफिनेशन दिया है कि एसिडिक बफर के लिए क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एक वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, और वीक एसिड सेम होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक और डेफिनेशन है वो एक इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। कैसा? अगर सब्सटेंस है, अगर वीक एसिड नहीं है, ठीक है, और वीक बेस, ये कुछ नहीं है, कुछ अलग सब्सटेंस दिया है, लेकिन वो रिएक्शन के बाद
एक वीक एसिड दे रहा है और एक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड दे रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस भी, ऐसे सोल्यूशन भी क्या हो सकते हैं, बफर हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। NaOH, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन एसिडिक बफर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस काम आएगा क्या, नहीं, हमको क्या चाहिए, वीक एसिड चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है। CH3COH एसिटिक एसिड, वीक एसिड तो है लेकिन सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट है क्या इधर, नहीं, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस का कोई काम नहीं है इधर, ठीक है। लेकिन क्या होता है देखो, रिएक्शन जैसे ही होता है, रिएक्शन होने के बाद एक सॉल्ट फॉर्म होता है, CH3COONA, ओके, CH3COONA, यहाँ पे वो हमने ऐड नहीं किया है, यहाँ पे वो रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा है, प्लस H2O, मतलब हमको यहाँ पे सॉल्ट भी मिल रहा है और उसका वीक एसिड भी मिल रहा है, ठीक है। ये वीक एसिड का ही सॉल्ट बन रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है आपको, मतलब ये तो ऑलरेडी हमारे पास है एसिटिक एसिड, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट है वो ये इलेक्ट्रोलाइट कब फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए ये भी एज अ बफर एक्ट कर सकता है, ओके। तो एसिटिक, लेकिन एक और कंडीशन है कि NaOH जो है लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए, मतलब NaOH का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए और वीक एसिड ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन में ये लास्ट तक या सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा और ये फॉर्म भी करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं तो ये डिस्टर्ब करेगा सोल्यूशन को, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और NaOH should be limiting reagent, yes, and acetic acid should be present in solution after the reaction। ऐसा ना हो कि रिएक्शन में हमने उतना ही लिमिटेड ऐड किया है कि एसिड वीक एसिड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड तो फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन वो उसका कॉन्सेंट्रेशन लिमिटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन इसका लिमिटेड होना चाहिए, ओके। रिएक्शन के बाद ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है NaCN plus H2SO4 gives KCN नहीं, HCN होना चाहिए इधर, HCN, ठीक है, HCN, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, HCN, NaCN plus H2SO4 gives HCN plus Na2SO4। अब मुझे बताओ इधर क्या है, HCN है, तो ये HCN कौन सा एसिड है, वीक एसिड, ओके, और NaCN जो है ये हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो दोनों भी प्रेजेंट हो गया, KCN HCN एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। HCN नेक्स्ट, बफर सोल्यूशन का हमने डेफिनेशन देखा है, एसिडिक, अभी जो एक्सप्लेन किया वो मैंने एसिडिक बफर एक्सप्लेन किया आपको। बेसिक बफर, हम बेसिक बफर के लिए भी सेम है, सोल्यूशन जो होना चाहिए वीक बेस होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए, सेम हमको सेम प्रिंसिपल यहाँ पे जो एसिडिक बफर के लिए अप्लाई किया है सेम बेसिक बफर के लिए अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अभी उसके एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और कैसा उसका pH कैलकुलेट करते हैं, बफर सोल्यूशन का pH कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अ सोल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड, एसिटिक एसिड एंड इट्स सॉल्ट सच एज sodium acetate CH3CONA is an acidic buffer solution. pH of acidic buffer is given by the equation pH is equals to pKa plus log of concentration of salt divided by concentration of acid, ठीक है। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, उसका हमको log टू द बेस 10 लेना है, और पी के वैल्यू, अब पी के वैल्यू क्या होता है देखो, के तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको पता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ओके, पीएच पता है, लेकिन पी के ए क्या है, तो पी के ए क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ के ए, के ए का अगर हम log टू द बेस 10 लेंगे नेगेटिव वैल्यू तो वो पी के ए बनेगा, ठीक है। के ए पता है हमको, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड,
सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं, सोल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस NH4OH एंड इट्स सॉल्ट क्या होगा, NH4Cl इज अ बेसिक बफर। ठीक है, वीक बेस आ रहा है और उसका ही सॉल्ट है, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसके लिए हम बेसिक बफर के लिए भी पीओएच निकालेंगे, तो पीकेबी क्या हो गया, केबी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, सॉल्ट लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। ये दो इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, पीएच एंड पीओएच ऑफ बफर सोल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। केबी इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ओके, तो ये दो सोल्यूशन के लिए बफर सोल्यूशन गिवन है। नेक्स्ट है ओके, तो हमने अब तक जो है पीएच का टॉपिक कंप्लीट किया है, पीएच का, तो उसी से रिलेटेड उसको समझने के लिए हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3.5 ये आपके टेक्स्ट बुक में ही है। कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलार HCl सोल्यूशन। हमको क्या कैलकुलेट करना है, पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.01 मोलार HCl सोल्यूशन। अब मुझे बताओ, ये जो है एक ही वैल्यू हमको गिवन है, क्या, कॉन्सेंट्रेशन, मोलार है ना, मोलारिटी गिवन है मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, और HCl क्या है, कौन सा एसिड है, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0. अब देखो डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे, तो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होगा, H3O प्लस एंड Cl माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 0.01 मोलार HCl प्रेजेंट है तो डिसोसिएशन के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि HCl कंप्लीटली फॉर्म हो रहा है H प्लस एंड Cl माइनस में, और इधर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा फिर 0.01 एंड 0.01, यहाँ पे भी इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो अब क्या हो रहा है, हमको जैसे हमने सॉल्व करते समय पे क्या बोला था, अल्फा। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो यहाँ पे होगा अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1 अल्फा, इधर होगा 1 अल्फा। उसी तरह से हमको अभी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 दिया है, तो यहाँ पे 0.01 कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम नहीं लिखेंगे। हेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल्स टू 0.01 मोलर, अभी बताया हमने आपको। ठीक है, तो इसको डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है पावर में, 10⁻² मोलर आ गया है। ठीक है, अब हम पीएच कैलकुलेट करेंगे। पीएच का फॉर्मूला है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कॉन्सेंट्रेशन तो हमको पता है 10⁻², कैलकुलेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे log टू द बेस 10 इंटू 10⁻², -2 की वैल्यू आ जाएगी इधर, और हम ऐसे लिखेंगे log -2, माइनस माइनस होगा प्लस, ये -2 log -2 log टू द वेट। ओके, सो -2 माइनस माइनस होगा प्लस, 2 log 10 होगा 1, तो आंसर आ रहा है 2। ये हमने पीएच निकाला, अभी पीएच भी निकालना है। तो ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी देखा है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। पीओएच हम इधर पीएच का वैल्यू डालेंगे, 14 - 2 इज 12, पीओएच का वैल्यू आ गया 12। ठीक है, कैलकुलेशन करना है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल यहाँ पे लिया था HCl का, अब यहाँ पे है वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक हमने बताया आपको जो एक ही H+ आयन दे रहा है। ठीक है, इज 0.04% डिसोसिएटेड, डिसोसिएशन परसेंटेज दिया है इन 0.025 मोलार सोल्यूशन। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। अब क्या प्रॉब्लम है इधर, कंप्लीटली अगर डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन अगर वीक है और स्ट्रॉन्ग के लिए कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, लेकिन अगर वीक के लिए ये प्रॉब्लम आएगा कि हमको अल्फा कैलकुलेट करना है। वीक मोनोबेसिक एसिड हमने कंसिडर किया HA, डिसोसिएटेड एज H3O प्लस Na-। ठीक है, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन, अभी हम कॉन्सेंट्रेशन दिया है लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करते हैं C है। ठीक है,
कॉन्सेंट्रेशन है C, तो डिसोसिएशन के बाद यहाँ पे हो जाएगा C अल्फा, किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा C अल्फा, H3O प्लस का, और A माइनस का भी हो जाएगा C अल्फा, और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन क्या बनेगा C माइनस C अल्फा। देखो अगर 1 है कॉन्सेंट्रेशन तो 1 माइनस 1 अल्फा, 1 अल्फा 1 अल्फा, ओके। अगर C है तो C माइनस C अल्फा, C अल्फा एंड C अल्फा। तो हमको पहले अल्फा निकालना है। अल्फा क्या निकालेंगे हम, परसेंट दिया हुआ है तो परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100, 0.04% इज गिवन डिवाइडेड बाय 100, तो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आता है 4 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हमको कॉन्सेंट्रेशन, हमने बताया यहाँ पे C अल्फा है वैल्यू, C तो हमको पता है लेकिन अल्फा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, इसीलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि इधर कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू पुट किया 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.025, और वैल्यू आ रहा है 10⁻⁵ मोलार। 10⁻⁵ मोलार। अभी हमको कैलकुलेट करना है pH। अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया है, कॉन्सेंट्रेशन। pH का वैल्यू है, pH का फॉर्मूला है माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन, यस। देन हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की 10⁻⁵, लॉग ऑफ 10⁻⁵ इज 5। ये आप कैलकुलेशन करना है, इजी कैलकुलेशन है। देखो ये 10⁻⁵ कैसे आया है, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट अगर शिफ्ट करते तो 25 इंटू 10⁻³ होगा, ठीक है। यहाँ का 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ बनेगा 10⁻⁷, एंड यहाँ पे 25 होगा तो 25 इंटू 4 100, 100 मीन्स 10⁻² 10⁻² इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू 10⁻⁵, ओके, 10⁻⁵, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मोनोबेसिक, ट्राइबेसिक, वीक एसिड होता है तो कैसे डिसोसिएशन पॉसिबल है, वीक बेस है तो कैसे डिसोसिएशन होता है, ठीक है। तो ये सब आपको सॉल्व करना है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है टॉपिक और हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देखेंगे, ओके। थैंक यू।